याद है वो मुस्लिम शहर जिसे टेक्सास में बनाना चाहते हैं ताकि यूरोप में कामयाबी के बाद अमेरिका पर कब्जा करने का तरीका आजमा सके। खैर, हमारे पास ग्लेन बेक से वहां हो रही हर चीज पर एक छोटा सा अपडेट है, क्योंकि जैसा कि आप सोच सकते हैं ये थोड़ा चिंताजनक है। खैर, स्वागत है पुशबैक में। मैं मीरा के हूँ। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपने शायद देखा होगा कि इस समय लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शॉर्ट्स की तुलना में वाकई संघर्ष कर रही है, और सिर्फ लंबी वीडियो के जरिए ही आप सच में किसी को शिक्षित और जानकारी दे सकते हैं। अगर आप जरूरी मुद्दों पर बात करने वाले क्रिएटर्स का समर्थन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से जुड़े। खैर चलिए, ग्लेन बेक और अमेरिका पर टेक्सास के इस्लामवादियों के कब्जे की अपडेट देखते हैं। बताइए, एपिक सिटी के द मीडोज में क्या हो रहा है? हाँ, ये ग्रुप जो अब खुद को कम्युनिटी काल कहता है, उसे शुरुआत में एपिक सिटी यानी एक मुस्लिम डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। असल में मेरे काउंटी में, वहीं पास जहां आप पहले रहते थे, कॉलन काउंटी में, और उन्होंने टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन पर मुकदमा किया, ये कहते हुए कि वर्कफोर्स कमीशन ने कुछ शर्तों पर सहमति जताई थी, और ये कि एपिक अब फेयर हाउसिंग कानून नहीं तोड़ रहा था। दुर्भाग्यवश एपिक के लिए और भी शिकायतें दर्ज की गईं और वर्कफोर्स कमीशन ने और उल्लंघन पाए, और फिर एचयूडी ने शुरुआत की। वैसे यही वो लोग करते हैं। वे लगातार शिकायतें दर्ज करते रहते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों की वापसी की कोशिश करते रहते हैं। और इसमें काफी वैधता भी है, क्योंकि अमेरिका जितना हो सके धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की कोशिश करता है। लेकिन असली सवाल ये है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, किस बिंदु पर अगर आपके पास एक राजनीतिक एजेंडा है जो धार्मिक एजेंडा के रूप में पेश किया जा रहा है, तो किस बिंदु पर हम कहना शुरू करते हैं कि ओह, ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये तो राजनीतिक कब्जा है। अब ये जाहिर है कि ये सवाल जवाब देने के लिए जटिल है, क्योंकि फिर आप हर तरफ बहस शुरू हो सकती है। खैर, ये वास्तव में कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये एक राजनीतिक आंदोलन है। और निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल यहूदियों के खिलाफ किया जाएगा, इसका इस्तेमाल ईसाइयों के खिलाफ किया जाएगा, इसका इस्तेमाल सभी के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन जब आपके पास लोगों का एक समूह हो, लाखों नहीं तो अरबों लोग, जो सार्वजनिक रूप से यही घोषणा कर रहे हैं कि यही उनका इरादा है, तो शायद कुछ किया जाना चाहिए। फिर भी ये आमतौर पर कानूनी मोर्चे पर जीतते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जांच कर रहे हैं और अब वे पूरे एपिक सिटी मामले की समीक्षा कर रहे हैं। और फिर जाहिर है, आपको पता है ऑस्टिन टेक्सास में चीजें कैसी होती हैं। हमारे पास एक उदारवादी जज हैं, एमी क्लार्क, जो आती हैं और कहती हैं नहीं नहीं नहीं, आपको इन उल्लंघनों के बावजूद इस समझौते को आगे बढ़ाना होगा। आपको एपिक को अपनी परियोजना को आगे बढ़ाने देना होगा। हमने अपील की, जैसा आपने चर्चा की, कानूनी दुनिया की बारीकियां हैं। अपील के कारण स्थगनादेश तब तक लागू रहता है जब तक अपील हल नहीं होती। तो अच्छी बात यह है कि ये 15वां सर्किट कोर्ट है। आप कौन कौन से उल्लंघन देखते हैं? तो उल्लंघन वास्तव में वर्कफोर्स कमीशन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और शुरुआती उल्लंघन, ऐसा माना जाता है, सुलझा लिए गए थे। समस्या यह है कि नई शिकायतें आई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वे क्या है। मुझे बस पता है कि लोगों ने टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन ने शिकायतें दर्ज की हैं और अब उनकी जांच हो रही है। हड भी जांच कर रहा है, इसलिए टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन तब तक समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक एपिक बाकी उल्लंघनों का समाधान नहीं करता। तो केन, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मेरा मतलब है टेक्सास में बहुत से लोग हैं जो इसे समझते ही नहीं हैं। टेक्सास की पूरी संस्कृति खो रही है, और टेक्सास एक इस्लामवादी आंदोलन का बड़ा निशाना है। मेरा मतलब है, ऐसे ही दुनिया के शहरों में नो गो जोन बनते हैं। बिल्कुल यही बात है। टेक्सास वो केंद्र बन रहा है जहां वे इस्लामी कब्जे को परखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुमदानी एक परीक्षण है, ये भी है, और इससे वैसे ही निपटना होगा। इसे ऐसे व्यक्ति को समझाइए जो ध्यान नहीं दे रहा हो। आपकी समस्या क्या है, या लोग असल में किससे डर रहे हैं? हाँ, मुझे ये दिलचस्प लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये अब खत्म हो गया है, जबकि इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई थी। अब ऐसी और भी ज्यादा आवासीय परियोजनाएं बन रही हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम हैं, और माना जाता है कि वहाँ शिया कानून चलता है। देखिए, जाहिर है लोगों को अपनी मर्जी से पूजा करने का हक है, लेकिन उन्हें अपने खुद के कानून बनाने का हक नहीं है।
हमने एपिक पे वर्कफोर्स कमीशन से अलग मुकदमा इसलिए किया क्योंकि हमें लगा वे हमारे राज्य और संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और हमें लगता है कि जिस तरह से वे लेन देन की संरचना करते हैं उसमें और भी कई मुद्दे हैं जो अवैध हैं। हमें लगता है कि उन्होंने फेयर हाउसिंग कानूनों का उल्लंघन किया है, लेकिन इन्हें लागू करना हमारा अधिकार नहीं है, खासकर संघीय कानूनों को। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप हमारे देश में रहने जा रहे हैं तो आपको हमारे राज्य और संघीय कानूनों का पालन करना होगा और आपको हमारे संविधान का भी पालन करना होगा। आप अपनी खुद की छोटी सी कम्युनिटी विकसित नहीं कर सकते और फिर ये तय नहीं कर सकते कि आप अपने खुद के कानून बनाएंगे जो देश के कानूनों से अलग और स्वतंत्र होंगे। और यही हो रहा है। वे इतने बड़े मुस्लिम समुदाय का निर्माण करने के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं, खासकर टेक्सास में? ऐसे कितने डेवलपमेंट्स हैं? टेक्सास इतना बड़ा निशाना क्यों? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण राज्य है। अगर ये मजबूत नहीं रहता, अगर ये वाकई रूढ़िवादी नहीं रहता, अगर ये रिपब्लिकन राज्य नहीं रहता, तो पूरे देश को इसका नुकसान होगा और हो सकता है कि हम फिर कभी रिपब्लिकन कांग्रेस या रिपब्लिकन राष्ट्रपति न चुन पाए। यही रणनीति है ना? हमने आप्रवासन पर इस रणनीति पर चर्चा की है। वे आइस विरोधी नजरिए फैलाते हैं, वे एजेंडा आगे बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा लोग आए और वामपंथ को वोट दें, क्योंकि ये आसान है। इस्लामिस्ट जानते हैं कि रिपब्लिकन के खिलाफ उनका कोई मौका नहीं है, उनकी संभावना नहीं है, क्योंकि रिपब्लिकन एजेंडा समझ लेते हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स इसमें फंस जाते हैं। एजेंडा यही है, आइए ऐसा करें कि हर चुनाव में डेमोक्रेट्स जीते। हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम उन्हें इस तरह से बहकाते हैं कि उन्हें लगे कि वे दुनिया की सबसे बुरी चीज के खिलाफ है। उन्हें बाहर जाकर वोट करना ही होगा। दूसरा, हम उन्हें अवैध आप्रवासन का समर्थन करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे अवैध प्रवासियों को लाएं, जो जाहिर है डेमोक्रेट्स को वोट देंगे क्योंकि वे उन्हें बाहर निकालने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन साथ ही रिपब्लिकन के खिलाफ भी वोट देंगे जो निश्चित रूप से उन्हें बाहर निकाल देंगे। और तीसरा, हम उन मुख्य राज्यों पर कब्जा कर लेते हैं जो रिपब्लिकन के पास हमेशा रहे हैं, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि डेमोक्रेट्स हमेशा सत्ता में बने रहें। तो इसलिए हम अमेरिका पर कब्जा कर सकते हैं। यही इस्लामिस्ट मानसिकता है। इसी वजह से उन्होंने टेक्सास से शुरुआत की है। अगर वे रिपब्लिकन के गढ़ टेक्सास पर कब्जा कर सकते हैं, तो अमेरिका के बाहर हर व्यक्ति जानता है कि टेक्सास रिपब्लिकन का है। सभी यही मानते हैं। अगर हम टेक्सास पर कब्जा कर ले, तो सब कुछ अपने कब्जे में कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं, तो ये रणनीति देखना बहुत ही आसान है। वे बेहद बेहद ब्रेन वॉश किए हुए इंसान चाहते हैं, जो कुछ खास बातों में फंस जाएं। वे चाहते हैं कि बहुत सारे प्रवासी आएं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट दें जो उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। वे उन राज्यों पर कब्जा करना चाहते हैं जो रिपब्लिकन की जीत के लिए अहम है। सीधा हो गया, आसान। लोग इसे क्यों नहीं समझते, समझ नहीं आता। इसी कारण आप टेक्सास में ये जानबूझकर होता देख रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका असर सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ता है। तो सरकार की सभी शाखाएं फिर एक ही पार्टी के नियंत्रण में आ जाती हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य, चाहे इन घटनाक्रमों के जरिए हो या इस देश में आमतौर पर प्रगतिशील आंदोलन के जरिए, एक ऐसी एक दलीय व्यवस्था बनाना है जहां चुनावों में धांधली हो, लेकिन कोई ये न कहे कि उनमें धांधली हुई है। वे डाक मतपत्रों, अवैध मतदान और बिना फोटो आईडी से धांधली करते हैं, जिनसे सेव अमेरिका एक्ट के तहत निपटने की कोशिश हो रही है। ऐसा लगता है हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स और प्रगतिशील देश को एक दलीय बनाना चाहते हैं और ज्यादातर चुनावों में धांधली होती है, लेकिन वे इसे कभी स्वीकार नहीं करते और वे सरकार को कुछ लोगों के जरिए नियंत्रित करते हैं। यही वे चाहते हैं। हाँ, यही बिल्कुल हो रहा है। यही वे चाहते हैं। वे सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर में हैकिंग कर इसे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि उसे ट्रैक किया जा सकता है। वे जनसांख्यिकी को अपनी राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक बदलकर इसमें धांधली करना चाहते हैं। वीक्स इंग्लैंड में है, और आप जानते हैं यही इंग्लैंड में और हर जगह हो रहा है। यूरोप में ये असली समस्या बनती जा रही है। मैंने पियर्स मॉर्गन से बात की, उन्होंने कहा यहाँ कोई असली समस्या नहीं है, सब लोग मुसलमानों को ही क्यों निशाना बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई मुसलमानों को निशाना बना रहा है, आप इस्लामिस्टों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में यूरोप में हुए एक सर्वे में 48% प्रवासियों ने कहा कि वे यूरोप में शरीयत कानून चाहते हैं। उनका लक्ष्य यही है कि यहाँ शरीयत कानून लागू हो। उनका अमेरिका में भी लक्ष्य है, जहां संभव हो शरीयत लागू करना, क्योंकि ये उनका धार्मिक विश्वास है। हमें समझना चाहिए कि उनका धर्म उन्हें क्या करने को कहता है और वे उस पर अमल करते हैं, जैसा हमने कई जगह देखा है। वे यूरोप पर कब्जा करना चाहते हैं और इसमें सफल भी हुए हैं।
उन्होंने देखा कि ये तरीका काम करता है और वे कमजोर या वामपंथी लोगों को, जो उस दुश्मन को नहीं समझते जो भीतर घुसपैठ करने आ रहा है, अपने समर्थन में ले सकते हैं। वामपंथियों को कमजोर कहना बिल्कुल सही नहीं है और मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। दरअसल वे लोग दूसरों की परवाह करने वाले एजेंडों में जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं और यही उनका तरीका है। धार्मिक स्वतंत्रता और प्रवासियों के अधिकार, इन्हीं के सहारे वे अपने कब्जे को अच्छी बात की तरह पेश करते हैं। ये अद्भुत ब्रांडिंग है, ये बहुत ही चालाकी से किया गया है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे उन्होंने कई जगहों पर लागू किया है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे पहचानें और इसे उसी रूप में उजागर करें जैसा ये है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।